हमारे ग्वालियर में एक दोस्त हैं अशोक भाई, और हमारे दोनों के छोटे भाई हैं जाने माने शायर अतुल अजनबी। मुझे लगता है उन्होंने आप लोगों के लिए लिखा होगा, अजीब शहर पे जीवन निसार करना पड़ा, अजीब शहर पे जीवन निसार करना पड़ा, धुएं का दरिया हमें रोज पार करना पड़ा। तो आप लोग उस धुएं के दरिया को पार करके यहाँ तक आए हैं, इसके लिए निश्चित तौर पर आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद तो सिर्फ मोदी जी का, थैंक यू मोदी जी। उनको तो वे हैं तो मुमकिन है ही। और आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, अशोक ने थोड़ी सी हिंट दे दी है, बार बार उनका चेहरा आपकी नज़र में आएगा। किताब पर बात करूं, गिरिराज भाई ने बहुत विस्तार से पुस्तक प्रवेश करा दिया है। उससे पहले मैं इस मौके का एक लाभ उठाना चाहता हूं। मैं अपने और अशोक भाई के पुराने दिनों को याद करना चाहता हूं, और उसमें एक संयोग भी जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे अशोक सरकारी अफसर रहे हैं, और ये ग्वालियर में 2003 से 2013 तक तैनात रहे थे। संयोग यह है कि मैं उस दौर में ग्वालियर में पहले नवभारत में संपादक था, फिर नई दुनिया में संपादक रहा। ऐसे ही लिखने पढ़ने वाले लोग जैसे एक साथ कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ऐसे हम लोग मिले। हमने एक नया प्रयोग किया, अखबार में एक पूरा पेज साहित्य का बनाया। अशोक भाई उसमें बहुत मदद करते थे। और मैं जिस संयोग की बात कर रहा हूँ, वैसा संयोग अब आगे शायद बन पाए न बन पाए, मैं नहीं जानता। मेरी जो सबसे पहली किताब आई थी, यूरोप का यात्रा वृत्तांत था। मैं कोसोवो गया था यूएन मिशन की रिपोर्टिंग करने। उसकी पहली समीक्षा अशोक कुमार पांडे ने लिखी थी। अब इसकी उलटमासी देखिए, जब अशोक भाई की किताब आई कश्मीर नामा, तब उस पर पहली चर्चा ग्वालियर में मेरे साथ हुई। आखिरी जो मेरी किताब आई, उससे पहले एक कविता संग्रह आया मेरा, उसको अशोक ने छापा। उसका हिसाब चुकता किया अशोक जी ने। जब मेरी चौथी किताब आई सिंधिया और 1857, तो उसके विमोचन में अशोक भाई मंच पर थे। लेकिन ये सिलसिला बहुत आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरी कुव्वत नहीं है अशोक की तरह लिखने की, अशोक की तरह पढ़ने की। अशोक तो जैसे किताबों में डूब गए हैं, किताबें लिखना पढ़ना, हम सब तक पहुंचाना। डॉक्टर अख्तर नजमी साहब ने लिखा कि इसीलिए बनाया है घर किताबों में, इसीलिए बनाया है घर किताबों में, कि बार बार तुम्हारी नज़रों से गुजरूंगा। अशोक ने किताबों में घर बना लिया है, इसलिए हमारी आपकी नज़रों से लगातार गुजरते रहते हैं। बात इतिहास की किताब की हो रही है। 20वीं सदी के तानाशाहों पर हम बात कर रहे हैं। इसे पढ़ते हुए पहले थोड़ा सा 21वीं सदी के इस दूसरी दहाई के परिदृश्य पर नज़र डाल लेना चाहिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं, इस वक्त हमारे आसपास हो क्या रहा है। ये जो 21वीं सदी है, इसमें जमहूरियत का लबादा पहनकर भीतर तानाशाही का जिरह बख्तर बांधते हुए बहुत सारे लोग हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सफ़ेद हवेली में बैठा हुआ, जनता के वोटों से चुना हुआ शख्स पूरी दुनिया पर हंटर फटकार रहा है। लोकतंत्र की जननी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां एक अजैविक अवतार जनता के वोटों से चुनकर तानाशाही की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में 20वीं सदी के इस मुहाने पर, 21वीं सदी के मुहाने पर 20वीं सदी के तानाशाह कैसे थे, वे कैसे बनते थे, उनका हाड़ मांस क्या था, उनका अस्थि मज्जा क्या था, वे कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन लोग थे जो उन्हें खाद पानी दिया करते थे। इसे जान लेना और पहचान लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाले कल के तानाशाहों की पदचाप आप समय रहते सुन सकें, उनकी बोली बानी पहचान सकें, ये समझ सकें कि वो कौन सा झीना सा पर्दा है, वो कौन सा झीना बीना आवरण है। रोज रोज नए नए पोशाकों में कौन है जो तानाशाह जैसा बनना चाहता है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर्वहारा की
सत्ता के बहाने सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे लोग कैसे 20वीं सदी में सर्वसंहारा बन गए थे। अभी गिरिराज भाई ने स्टालिन का जिक्र किया, सचमुच में बहस चल रही है। आज भी मैं जब आ रहा था तो देखा एक वेबसाइट पर, लंबा विश्लेषण है। लेकिन लेखक की स्वायत्तता, लेखक का अधिकार उसे अपने तरीके से नायकों और इतिहास की घटनाओं की मीमांसा करने का अवसर देता है। हो सकता है उनके तर्क अपनी जगह हों, लेकिन जब आप अशोक पांडे की इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि सचमुच में लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वो कालांतर में किस तरह तानाशाह बन गया था। एक एक घटनाक्रम, उस वक्त की परिस्थितियां ये बताती हैं कि भले कोई व्यक्ति पार्टी की सत्ता के नाम पर सत्ता में आया हो, लेकिन जब उसने व्यक्ति की सत्ता स्थापित की तो उसका दमन चक्र पहले दूसरों पर चला, फिर उसकी चक्की घर के भीतर चलना शुरू हुई, और उसके बाद लेखक, कवि, साहित्यकार, हर वो व्यक्ति जो असहमत था वो किस तरह साइबेरिया भेज दिया गया, किस तरह लोग गायब हो जाते रहे 20वीं सदी के इन तानाशाहों के दौर में। ये किताब इस बात का सबूत है। हम अपने देश में इस वक्त जो कुछ देख रहे हैं, असहमति की आवाज़ों को जिस तरह दबाया जा रहा है, जिस तरह सत्ता या नेता की आलोचना, उससे सवाल पूछना देशद्रोह है, नेता से सवाल पूछना धर्मद्रोह है। नेता ही देश है, नेता ही धर्म है। वो सेंगोल धारण करके धर्म ध्वजा फहराना चाहता है और अंततः राजनीतिक सत्ता के अलावा धर्म का भी सबसे बड़ा पुरोधा बनना चाहता है। ऐसे में आपको समझ में आएगा कि हिटलर, मुसोलिनी, अगस्तो पिनोशे या दादा ईदी अमीन किस तरह धर्म की सत्ता का भी उपयोग किया करते थे। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आज हमारे आसपास कोई प्रेम पत्र बचाने की कोशिश में लगा शख्स सत्ता का चारण बन जाए तो उसे याद दिलाना पड़ेगा कि पास्टर लिमोरर भी किसी समय हिटलर का प्रशंसक थे, लेकिन जब वे उनके लिए आए तो उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। वो कालजयी कविता आपने सबने सुनी होगी। तो आज हमारे इस दौर में ये किताब हमें ये बताएगी इतिहास के अनगिनत पन्नों में अनगिनत लोगों के खून इन तानाशाहों ने किस तरह बहाए थे। और एक बहुत जरूरी बात ये किताब रेखांकित करती है, ये किताब आपको बताएगी कि आज भी दुनिया जिस तरह दो ध्रुवों में बटी हुई है, यद्यपि शीत युद्ध के समय जैसा बंटवारा इस वक्त नहीं है, लेकिन ये तानाशाह जिस समय छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जब ये घुटनों के बल चल रहे थे और जिस दिन ये तनकर खड़े हुए, तब तक इन सब लोगों की इस यात्रा में दोनों ध्रुवों के लोग, चाहे वो दक्षिणपंथी खेमा हो या वामपंथी, चाहे अमेरिका का ब्लॉक हो या सोवियत संघ का ब्लॉक, ये सब लोग तब तक चुप रहे, यहाँ तक की मुलाकातें करते रहे जब तक कि ये आग उनकी दहरी तक नहीं पहुँच गई। चाहे हिटलर रहा हो, चाहे मुसोलिनी, अगस्तो पिनोशे हो, ईदी अमीन हो, किम इल सुंग हो, इन सब के साथ इन दोनों ध्रुवों की सर्वोच्च सत्ताओं ने आशीर्वाद जैसे हाथ रख रखे थे, लेकिन जब वे भस्मासुर बनना शुरू हुए, जब पर्ल जागी थी। यह किताब ये बताती है कि साहित्यकार, कथाकार, लेखक, इतिहासकार सब किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं होते। अगस्तो पिनोशे ने पाब्लो नेरूदा को किस तरह धीमा जहर देकर मार दिया या मरवा दिया था, ये किताब इस बात का सबूत है। आज भी हमारे आसपास बहुत सारा कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे मैं अक्सर मुहावरे में लोया लुहान समय कहता हूँ। लहू लुहान की बजाय लोया लुहान। आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में ये किताब आपको बताएगी कि अंधेरा और गहरा हो उससे पहले आप चेत जाएं। बहुत थोड़ी सी चीजें मैं सामने लेकर आऊंगा इसमें, इस किताब में से कुछ जुमले जो अशोक ने लिखे हैं, छोटे छोटे एक एक वाक्य में, डेढ़ वाक्य में कितनी गहरी बात कह दी गई है। साथ ही ये किताब ये भी बताएगी कि अंत हर तानाशाह का वही होना है
जो इस किताब में इन 6 तानाशाहों का बताया गया है। कोई अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर खुदकुशी करेगा, किसी की लाश लैंप पोस्ट पर लटकी दिखाई देगी, कोई गुमनामी में किसी दूसरे देश में अस्पताल या किसी आलीशान घर में मरा पाया जाएगा। लेकिन जब तक तानाशाह गद्दी पर होते हैं, जब वे सत्ता के सफ़ेद घोड़े पर बैठकर अहंकार की सड़क पर सर पर दौड़ रहे होते हैं, तब उन्हें इसका एहसास नहीं होता कि इसका अंत एक न एक दिन मौत की दहलीज पर होने वाला है। बहुत छोटे छोटे 1-2 उदाहरण मैं इसमें से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अशोक भाई ने बहुत मेहनत की है, सब चीज़ें ऑथेंटिक हैं, हर चीज़ का फुटनोट है, रेफरेंस बुक्स का हवाला है। आप एक भी तथ्य का खंडन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते ये आपने अपने मन से कहीं लिखा है, और इतिहास की किताबों के लिए यही सबसे जरूरी बात है। देखिए 1-2 बातें बहुत छोटी छोटी आपके साथ साझा करता हूँ। अशोक लिखते हैं अपनी किताब में पेज 36 पर, अतिवादी विचारधाराओं के लिए संकट खाद पानी की तरह होते हैं, वह कीचड़ जिसमें उनका कमल खिलता है। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये एक वाक्य अपने आप में पर्याप्त है। नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स, लंबे चाकुओं वाली रात जर्मनी में। हमारे आसपास भी ऐसे लंबे चाकू जो हमें दिख नहीं रहे हैं, धीरे धीरे जीभ लपलपाते हुए हमारे पास आते जा रहे हैं। गोएबल्स का जिक्र करते हुए अशोक लिखते हैं, हर अनपढ़ हिटलर को ऐसे डिग्रीधारी अंधभक्त मिल ही जाते हैं। हर तानाशाह यही चाहता है कि उसे देश समझा जाए, उसके खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही। हर हिटलर के पास अपना एक गोएबल्स होता है, हिरना समझ बूझ वन चरना। हमारे आसपास भी कोई हिरना हीरेन पता नहीं कौन था। हर स्टालिन के पास अपना एक बेरिया होता है। हिटलर और मुसोलिनी की तस्वीरें पूरे देश में लगी होती हैं जब वे सत्ता के शिखर पर होते हैं। उनकी जीवनियाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। किसी की जीवनी में मगरमच्छ बचपन में पकड़कर घर लाने का वृत्तांत होता है, किसी की जीवनी में कुछ और। मुसोलिनी, जिसे इल ड्यूचे कहा जाता था, यानी वहाँ की भाषा में लीडर, उसके सुप्रीम लीडर जी, उसके शयन कक्ष में जिस बालकनी में खड़े होकर वो लोगों को संबोधित करता था, हाथ उठाता था, वो अंदर चला जाता था। उसके बाद बत्ती रात भर इसलिए जलाकर रखी जाती थी कि ताकि लोगों को लगे कि सुप्रीम लीडर 18 घंटे काम कर रहा है। तो ये किताब अपने आप में इस बात के लिए, जगाने के लिए, हम सबको चेताने के लिए एक खिड़की है, एक दहरी है, जहां से हम आगे 21वीं सदी के तानाशाहों को पहचान सकें, उनकी आहट को सुन सकें। क्योंकि अशोक लिखते हैं किताब के आखिर में, तानाशाह खत्म हो जाते हैं लेकिन उनकी लगाई आग, कई पीढ़ियों तक उनकी लगाई आग सुलगती रहती है। इससे पहले कि इस किताब को पढ़िए और हो सके तो अपने आंगन चौबारे, घर, गांव, सूबे, मुल्क में ऐसे किसी तानाशाह को समय रहते रोक लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। क्योंकि इस किताब में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढने चलेंगे तो आपको अपने आसपास इसी लुटियन के टीले में भी मिल सकते हैं। प्रकाश दीक्षित जी हम सब के बहुत आदरणीय हैं, ग्वालियर के बहुत बड़े कवि। उनकी पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं मुट्ठियों में भी हैं और चेहरों पर जड़े हैं। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं मुट्ठियों में भी हैं और चेहरों पर जड़े हैं। स्पार्टाकस के साथियों की तरह राजपथ के दोनों किनारों पर सदियों से सूलियों पर लटके खड़े हैं सवाल। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं मुट्ठियों में भी हैं और चेहरों पर जड़े हैं। इन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो अशोक कुमार पांडे की ये किताब उन सवालों को हल करने में आपकी मदद कर सकती है। मुझ जैसे मामूली विद्यार्थी को आपने इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।